गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी ट्रिप 4.0 और 5.0 के लिए दोस्तों समान अध्ययन का सेशन, जो कि दोस्तों अध्यायवार सॉल्व पेपर है दोस्तों। और यह दोस्तों आपके आगामी जो परीक्षा होने वाली दोस्तों उस एग्जाम के पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 1.0, 2.0, 3.0 और री एग्ज़ाम तक में जितने सारे एग्ज़ाम हुए दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के पेपर का दोस्तों जीएस का सेशन ये है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग का दोस्तों ये सब ज्योग्राफी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान हम लोग का चल रहा था। तो फ्रेंड्स ये केमिस्ट्री तक हम लोग खत्म कर चुके दोस्तों। जीव विज्ञान का दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन आज बचा हुआ दोस्तों सारे क्वेश्चन को करके हम लोग इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। 50 तक हो गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, 50 तक हो गया था हमारा कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों। तो ये दोस्तों जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों। तो याद रखिएगा जाइमेज है, जाइमेज, ठीक है। और इसका क्या था दोस्तों, ये दोस्तों एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ दोस्तों ये होता है फ्रेंड्स आंतरिक कर्ण में होता है दोस्तों, आंतरिक कर्ण में, ठीक है। ये 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। रक्त पट्टिकाओं में मदद करते दोस्तों, रक्त पट्टिकाओं में मदद करते दोस्तों। ये रक्त क्लोटिंग करने में दोस्तों ये मदद करते, ब्लड क्लोटिंग करने में, रक्त स्कंदन में ये मदद करते दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स पट्टिकाओं शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती है। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती है। मानव शरीर के रक्त में समान प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि दोनों रूप में कार्य करती है। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में ये कार्य करती है, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों रूप में। सोल्यूशन देखिए इसका, अग्नाशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। एक बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी द्रव का स्राव करती है जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद से CO2 का निष्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, 3 पद से CO2 का अवशोषण निष्पादन होता है। सोल्यूशन देखिए इसका, एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय और दोबारा बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये नेफ्रॉन कहा जाता है। सोल्यूशन देखिए इसका, मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव गुर्दे निस्पंदन इकाइयों को नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गुर्दे की, मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। टेकिकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, क्या हो जाती है।
तो ये तेज हो जाती है, तेज। टेकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। टेकीकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है। सॉल्यूशन किसका? टेकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है। टेकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत तेज होती है। तो ये तेज हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? निम्नलिखित में से देखिए, लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल्स देखिए किससे संबंधित होता है फ्रेंड्स? ये तो ऑप्शन नंबर 6 का देखिए, वसा अवशोषण से लैक्टियल्स संबंधित होता है। वसा अवशोषण से देखिए, लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान को लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं किस चीज़ को? तो ऑप्शन नंबर डी से एक से अधिक उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं किस चीज़ को? उभयचर देखिए, फेफड़े को, त्वचा को, गिल्स को। सॉल्यूशन इसका है, उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। नेक्स्ट है, लार का प्रमुख कार्य है। लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण यही लार का प्रमुख कार्य है। स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण लार का प्रमुख कार्य है। सॉल्यूशन देखिए इसका, लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखिए, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनता है, रेटिना पे। सॉल्यूशन देखिए, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना उत्तक की पतली परत होती है। देखिए, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना उत्तक की पतली परत होती है। रेटिना उत्तक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट देखिए, हृदय के केवल अशुद्ध रक्त का ही माप करता है। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ये ऑप्शन नंबर 1, सार्क के मामले में सिर्फ ये अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है, सार्क के मामले में। सॉल्यूशन इसका है, सार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। सार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफरों तक प्रभावित करता है। हृदय रक्त को गलफरों तक प्रभावित करता है। हृदय रक्त को गलफरों तक प्रभावित करता है, जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ये आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। सॉल्यूशन देखिए इसका, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। कौन में? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? देखिए, जीव के स्वाद 4 और 7, ये मसालेदार और तीखा, ये जीव के स्वाद नहीं है। बाद में मीठा, कड़वा, नमकीन, उधामी और खट्टा, ये सब है जीव के स्वाद। और तीखा और मसालेदार ये जीव के स्वाद नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, जीव एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख्य गुहिका के अक्ष तल से जुड़ी होती है। जीव के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं। जीव के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उधामी। मसाले तथा तीखा जीव के स्वाद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्तनधारी में समान शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में समान शोषण के दौरान डायफ्राम होता है।
स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में सामान्य शोषण के दौरान डायफ्राम होता है। कैसा होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। स्तनधारी में सामान्य शोषण के साथ धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ। देखिए, स्तनधारी में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार डायफ्राम चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वहाँ सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलते हुए शिथिल हो जाती है, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने से मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलते हुए शिथिल हो जाती है, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप पर नियंत्रित करते हैं? तो ये रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस, ये तीनों भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायएनसेफेलॉन भाग में स्थित होता है। यह हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायएनसेफेलॉन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक पीयूष ग्रंथि का कार्य। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। देखिए, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि अंतःस्रवण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ये कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है नेत्रदान में। सॉल्यूशन देखिए इसका, नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है फ्रेंड्स? अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर सही होगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? प्रोस्टेजोन का स्राव, डिंब का निर्माण और एस्ट्रोजन का स्राव, ये तीनों किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, अंडाशय ओवेरीज महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि है। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के तीन मुख्य भाग होते हैं, सरफेस कॉर्टेक्स और मेडुला। सरफेस कॉर्टेक्स और मेडुला, देखिए अंडाशय के तीन मुख्य भाग होते हैं, एक होता है सरफेस, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रोग एवं उपचार में यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहती है? यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों पशुजन्य बीमारी कहते हैं, उसे पशुजन्य बीमारी कहते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के वाहक होते हैं, जो जूनोटिक रोगों का कारण बनते हैं, जिससे लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल के प्रदूषण के कारण ये पीलिया रोग फैलता है। सॉल्यूशन देखिए, पीलिया रोग दूषित जल के संपर्क के साथ साथ रक्त, मूत्र या जानवरों के अन्य ऊतकों के संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलिरुबिन, पीले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मानव शरीर का लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस ए, तो ये हेपेटाइटिस ए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए, जल उत्पन्न बीमारी है,
भोजन संदूषण और वायु उत्पन्न बीमारी। देखिए हेपेटाइटिस ए यह वायरस HHAV के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब असंक्रमित और बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है। या रोग असुरक्षित पानी या भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता और मौखिक गुदा सेक्स से निकटता से जुड़ा है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है दोस्तों? फ्लोरोसिस, कुष्ठ रोग, ये न्यूमोकोनियोसिस। देखिए प्रदूषण जनित कौन सा विकार है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक से अधिक ऑप्शन इसका सही होगा। प्रदूषण जनित विकार कौन सा है दोस्तों? तो एक से अधिक होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। न्यूमोकोनियोसिस, इसे ब्लैक रंग रोग कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है। जबकि कुष्ठ रोग प्रायः माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या लेप्रोमेटोसिस के कारण होता है। इस पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एक सही होगा, एंटासिड का, प्रति अम्ल का प्रयोग होता है। इसमें सोल्यूशन देखिए, अपच आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है जो एसिड पाचन रस एंजाइम या भोजन सहित पेट की सामग्री के अन्न प्रणाली आहारनाल में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिडों प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काले फेफड़े का रोग संबंधित। काले फेफड़े का रोग संबंधित है दोस्तों, ये कोयला खनिजों से, काले फेफड़े का रोग संबंधित है कोयला खनिकों से ये संबंधित है। तो काले खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग होता है। समान है कि इसे न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ये देखिए पोन्स मेडुला सेरिबेलम। पोन्स मेडुला सेरिबेलम ये मस्तिष्क के भाग को रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। सोल्यूशन इसका है, मानव का मस्तिष्क अग्र मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित तथा अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, पोन्स तथा मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निकलना, उल्टी होना। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा रोग का संबंध है। ट्रेकोमा रोग का संबंध किस चीज़ से है? तो ये है आँखों से। ट्रेकोमा रोग का संबंध आँखों से है, आई से। सोल्यूशन इसका, ट्रेकोमा रोग आँखों से संबंधित है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जलाभाव, अस्वच्छता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रेकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है मायोपिया, वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप में। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप में। सोल्यूशन देखिए इसका, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी की अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट है वेक्टर टीके। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर ये प्रयोग होता है। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर इसका प्रयोग होता है। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर इसका प्रयोग वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग होता है। सोल्यूशन देखिए इसका, वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानिरहित संस्करण का उपयोग करता है जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। दोस्तों वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। नेक्स्ट है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? दोस्तों तो ये जीवित छीन
SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। दोस्तों कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो जीवित क्षीण वायरस प्रवेश करा के। सॉल्यूशन इसका देखिए, कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। और कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। नेक्स्ट, टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उसे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं दोस्तों? तो एक में देखिए, एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार है, ये गलत है दोस्तों। इनसोम्निया खाने का विकार, इनसोम्निया, ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों। डिस्पनिया सांस की तकलीफ, ये सही है, डिस्पनिया सांस की तकलीफ सही है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि है, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, एनोरेक्सिया खाने का विकार, एनोरेक्सिया ये खाने का विकार है। इनसोम्निया ये नींद संबंधी विकार है। देखिए, एनोरेक्सिया ये खाने का विकार है, इनसोम्निया नींद संबंधी विकार है। डिस्पनिया सांस की तकलीफ से संबंधित है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त रूप से कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका दोनों ऑप्शन सही होगा हमारा। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टोनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सेलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस NCC कहा जाता है। अब सॉल्यूशन देखिए इसका, टेनियासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस NCC कहा जाता है। न्यूरोसिस्टिस कोर्सिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह टेपवर्म टेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन, विशेष रूप से सूअर का मांस या टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकीकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेसिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इटाई रोग याद रखिएगा कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक। देखिए, इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, लेकर आदि उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, यह है कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर इसका बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बी होगा ऑप्शन इसका सही होगा। तो संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, ये रिडक्शन है दोस्तों, अपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए अपचयन या उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का अपचयन
जल का ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। नेक्स्ट है, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ये 8 पार्श्व हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, केंचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केंचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं और प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होते हैं। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? पूरे भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति देखिए, ये वनस्पति की यहाँ पे 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की यहाँ पाई जाती है। दोस्तों भारतवर्ष में 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की यहाँ पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये आणविक लक्ष्य के आधार पे दोस्तों, आणविक लक्ष्य के आधार पे मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। सोल्यूशन देखिए इसका, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करने हेतु एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा सेशन आज यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, सेशन देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।